स्टेप्स बताऊंगी। अगर इन 3 स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो ना ही आपको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होगी, ना ही एनसीईआरटी याद रखने में प्रॉब्लम होगी, और ना ही अगर एनसीईआरटी से इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। 3 मेजर स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी पढ़नी कब है, दूसरा स्टेप है एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, और तीसरा स्टेप है एनसीईआरटी की बारीकियां क्या है। मैं एक स्टेप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लाइव एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी, एनसीईआरटी के पैराग्राफ को उठाकर हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरे बताए हुए इन 3 स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करा तो ट्रस्ट मी यार, एनसीईआरटी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना आपके लिए कुछ नहीं होगा, बहुत इजीली स्कोर करके आओगे। सबसे पहले पॉइंट पर मैं बात करती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी कब है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, एनसीईआरटी पटली से तो किताब है, क्या ही है, 4-5 पढ़ने के एक चैप्टर है, पढ़ डालते हैं खुद से। ये सबसे बड़ी गलत तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, क्योंकि एनसीईआरटी भले अगर आपको लगेगा कि बस एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो क्या करेगा, एक बड़े से कंसेप्ट को 4-5 लाइन्स में बिल्कुल कंसाइज करके लिख देगा। लेकिन अगर वो 4-5 लाइन्स आपको समझना है, आपको याद रखना है, तो वो 4-5 लाइन के अंदर की कंसेप्ट क्या है ये समझने के लिए आपको लेक्चर्स देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार ये होता है कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने डायरेक्ट बैठते हैं तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगती है, समझ नहीं आती, बार बार पढ़ते हैं, भूलते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि मैम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर भूलते हैं। इसका कारण ही ये है कि वो जो 5 लाइन की एनसीईआरटी आपने जो छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, उस 5 लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, उस 5 लाइन से क्या कंसेप्ट जुड़ा है, वो आपने समझा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें लेक्चर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले किसी भी अच्छे टीचर्स के, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी लेक्चर्स को सबसे पहले देखो। उसके बाद जो क्लास में टीचर्स नोट्स आपके बनवा रहे हैं उन नोट्स को अच्छे से फॉलो करो, पढ़ो। जब आपने ये 2 स्टेप्स को अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपका फाइनल और आखिरी स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी रीड करने का। अब यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड करी और आप 100% एनसीईआरटी समझ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग में आप 70% समझो, सेकेंड रीडिंग में आप 80% समझो, जाके आप जब उसी एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी, तब जाकर आपको 100% एनसीईआरटी समझ में आएगी। स्टेप नंबर 2 कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। अब ये तो हमें पता चल गया पढ़नी कब है, कि हमको लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स पढ़ने, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे। बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मतलब डंके की चोट पे कह रही हूँ, 99% बच्चे गलत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तभी पढ़कर भी उनको याद नहीं होता, पढ़कर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का होता है, बी एग्जामिनर, फिर आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज होगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट पैराग्राफ है ये। पहले मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या चीजें नोट करनी है, कैसे अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम करना है और आगे प्रोसीड करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, के प्राइमरली प्लांट द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में एज अ कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे कि केन शुगर हमारा क्या है, नॉर्मल एग्जाम्पल है, कॉमन ग्लूकोज स्टार्च। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि जनरल फॉर्मूला इसकी क्या है, C6H2O। ये क्या है, अच्छा इसको हम बोल रहे हैं वेयर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब आप खुद देखो यहाँ पर ये कार्बन है और ये क्या है आपकी वाटर मॉलिक्यूल दिख रही है, उसको हम हाइड्रेट बोल रहे हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट्स, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला। तो कह रहा है कि जनरल फॉर्मूला थी ना, ये मान लीजिए यहाँ कार्बन हमने क्या ले ली, CnH2ON। अब मान लो यहाँ पर हमने N की वैल्यू यहाँ पर 6 तय कर ली, तो C6H2ON, तो हमारा क्या आ जाएगा C6H12O6। तो ये किसकी जनरल फॉर्मूला बता रहा है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज इस जनरल फॉर्मूले में फिट कर रही है ना। जनरल फॉर्मूला जो है उस पर अगर हमने N की वैल्यू बिठाई तो अपने को ग्लूकोज मिल रहा है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमें समझ में आई बात।
दूसरी बात ये बोल रहा है बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये कुछ अलग बोल रहा है इस पैराग्राफ में, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मुझको याद रखना है। देखो ये लाइन देखकर लगेगा कि इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट है, बट कैसे क्वेश्चन घुमा कर देगा आप समझो। यहां पर बोल रहा है कि ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट की। अब सिंपल अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दे बताओ कि क्या ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूले क्या फिट नहीं होते हैं। जैसा एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, अगर एग्जांपल की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड, तो बोल रहा है एसिटिक एसिड है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी ये जनरल फॉर्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स की उसके तरह ही सेम हो बट वो कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, क्लियर है, देखो यहाँ पर है इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सिमिलरली यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है रैमनोज। रैमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition. It's mean कि रैमनोज, यहाँ पर इस लाइन को भी आपको याद रखना होगा, आपको दिमाग में जल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर एनसीईआरटी कुछ अलग बातें कह रहा है जो मुझे याद रखना है कि ये जो रैमनोज है उसकी जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूले से अलग है, लेकिन फिर भी रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला हर केस में वैलिड नहीं है। तो यहां तक जितना हमने पैराग्राफ पढ़ा हमें मेजर जो पॉइंट समझ में आए, ये जनरल फॉर्मूला वाला पार्ट हमें याद रखना है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। A large number of their reactions have shown that they contain specific functional group. Chemically, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde ketone. तो यहाँ पर एक और लाइन है जो हमको दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो याद रहे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ओके दूसरा, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। अब देखिए एनसीईआरटी में कितनी बारीकी है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड शुगर। अब यहाँ पर बोल रहा है कुछ कार्बोहाइड्रेट, सम, यहां पर आपको ऐसा लाइन दे दे सम की जगह का आपको ऑल दे दे, ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। नहीं, हमारा क्या है? सम, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शुगर मतलब जो स्वीट टेस्ट के होते हैं, सब नहीं होते हैं। अब मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया, समझाया कि इसके 4 इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या निकल के आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपको फ्रेम करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपकी दिमाग की बत्ती जली कि ये 4 जो पॉइंट्स है इससे एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन अगर पूछ दे तो मेरा आंसर रेडी होना चाहिए। जैसा CnH2n फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, क्या ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड है? जी नहीं, याद करिए ये सबके लिए वैलिड नहीं है। दूसरा, रैमनोज C6H11O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसको करेक्ट करके आ जाएंगे बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पर जाओ, C6H12O5 है, समझे एनसीईआरटी की बारीकी, ऐसे याद रखना है अपने को एनसीईआरटी, ठीक है। तो रैमनोज मतलब ये स्टेटमेंट भी सही होते होते गलत हो गया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी गलत दे रखी है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यस, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो ये हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। नहीं, ऑल नहीं, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, मतलब ये वाला अपना क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 तीनों ही गलत है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। मैं एक और पैराग्राफ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed of thalidomide। अब देखिए कितनी सुंदर बात बोली है कि याद रखना गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को जरा गौर से देख लो। अब इस पर मैं लेट से आपको एक क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि अच्छा
ये वाला पैराग्राफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम मेजरली गलती क्या करते हैं, हम ये रिएक्शंस तो याद रखते हैं बट ये रिएक्शंस के ऊपर की जो थ्योरी है उसको हम बिल्कुल 0/गुल भाव देते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे थ्योरी की लाइन से बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। अब देखिए इसको हम कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, स्टेप अप रिएक्शन। कि यहाँ पर ये जो साइनाइड है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक कार्बन बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन की अल्काइल ग्रुप थी, तो यहाँ पर इस कार्बन के अलावा एक और कार्बन शामिल हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन की क्या मिलेगी हमको, अल्काइल ग्रुप मिलेगी। ये याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे ही रिडक्शन ऑफ अमाइड में हमको सिंपल याद रखना है कि अगर ये अमाइड है तो सिंपल ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगी और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल हमने याद रखा। अब इससे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं आपको, यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से ऐसे रिएक्शंस है जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आपको दे दिया थैलेमाइड, यहाँ पर हमने KOH दिया, CH3CH2Cl दिया, NaOH दिया। अब हम याद करेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे कि अरे ये जो स्टेप है ये तो हमारे NCERT में ऐसे स्टेप दिए हुए हैं, KOH डाला है, फिर RX डाला है, फिर NaOH डाला है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट ना देकर सारे रिएजेंट आपको 1 2 3 इस तरीके से करके दे दे, हमको फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए, दैट इज आवर प्राइमरी अमाइन, राइट। तो हम देखेंगे कह रहे ये तो वही रिएक्शन है, यहाँ पर तीनों हमारे रिएजेंट दिए हुए, फाइनल प्रोडक्ट हमारी प्राइमरी अमाइन आई है, मतलब ये तो अपना करेक्ट रिएक्शन है। अब हम सेकंड देखते हैं, यहाँ पर भी हमको थैलेमाइड दिया है, KOH, यहाँ पर आपको एराइल हैलाइड है, NaOH है। अब यहाँ पर हमारी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ पर तो एरोमेटिक अमाइन बन रही है और ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। NCERT में लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाना है तो इस R के जगह हमको क्या लगाना होगा, ये वाला बेंजीन ग्रुप, एरीन ग्रुप, राइट। तो मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। इस तरीके से सवाल फ्रेम करना सीखो दिमाग में, ओके। बाकी ये CDA रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ पर RCN। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी साइनाइड देखना है तो अपने को NCERT की ऊपर की पैराग्राफ याद आनी चाहिए कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन, मतलब अपने को एक कार्बन एटम ज्यादा मिलेगी। तो जब हम साइनाइड बनाते हैं तो यहाँ पर R थी, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन एटम तो ज्यादा मिली ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है। राइट क्या होना चाहिए था, RCH2NH2, ये अपना क्या होता, सही होता, मतलब ये वाला भी क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी ये देखो अमाइड से हमने LiLH4 दिया, H2O दिया, तो बिल्कुल सही है। ये 2 ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन जोड़ा, तो मतलब ये रिएक्शन सही है। इस तरीके से अपने को सीखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और आपको समझ में आ रहा है। अब मान लो इसी पैराग्राफ से अगर एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन बनाता, आपको ऐसा सोचना है कि इस पैराग्राफ में ये 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला लाइन जो है उससे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड। अब दूसरा लाइन सुनो, because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction। it means कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ऐसे फ्रेम करूं कि गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस फॉलोस, कौन सा फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, डिहाइड्रेशन। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ पैराग्राफ में लाइन थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने अभी जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, अगर आप NCERT को उस तरीके से पढ़ते हो तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि आपको NCERT बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप पर, जो कि NCERT की बारीकी है, और ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी NCERT से अगर आपको फील होता है ना कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देख के कि अरे ये आउट ऑफ NCERT ये क्वेश्चन आई थी, ये तो हमारे NCERT में थी ही नहीं, तो अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर दिया तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस इन डेप्थ NCERT के बनते हैं वो इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनते हैं। और अगर आपने ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लिए तो चाहे NCERT में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं चूकेगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, फोकस ऑन एवरी टेबल। बहुत सारे ऐसे टेबल होते हैं NCERT में जहां पर डेटा दी रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्लास में पूछते हैं कि मैम इन डेटास को याद रखना है क्या। हमें डेटास याद नहीं रखने होते हैं, हमें उन डेटास के हिसाब से हमें उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर,
डिक्रीजिंग ऑर्डर या रिलेशन याद रखना होता है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी टेबल को अपने को इग्नोर नहीं करना है। डेटा मत याद रखो बट रिलेशन जरूर याद रखो। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। थ्योरी बिलो द डायग्राम, जो भी डायग्राम होते हैं उसके नीचे की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हिडन लाइंस, चौथा इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस है जिसकी थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट उसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम से समझाना चाहे और एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम से उस थ्योरी को बताई गई है, समझाई गई है। हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करते नहीं है और एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है एनसीईआरटी से नहीं आई, बट वो एनसीईआरटी से ही आती है। तो चलिए इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छे से समझते हैं। तो हमारे सामने एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पर आपको पहली जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ए, वो आपको दी गई है हाइड्रोजन के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए। और जो दूसरी एनर्जी लेवल डायग्राम है वो दी है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, मतलब हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब एक बात अगर आप ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में 2s और 2p की एनर्जी लेवल है जो बिल्कुल सेम है, बट बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी लेवल है वो 2s और 2p की डिफरेंस है। 2p की एनर्जी लेवल ज्यादा है, जो हम एक्चुअल पढ़ते हैं n+l रूल में। हमें पता है कि अगर मुझे 2s और 2p की एनर्जी निकालनी है तो मैं सिंपल n+l रूल लगाती हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो इधर हमारी 2 आती है। 2p के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो 3 आती है। इस माध्यम से हम समझते हैं कि 2p की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है 2s से। अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि बताओ हाइड्रोजन एटम में 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा है। अब हम सिंपल कॉमन सेंस लगाते हैं, जो हमें पता है n+l के रूल के हिसाब से हम 2p को करेक्ट करके आ जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और एनसीईआरटी की बारीकियों को इग्नोर करने का आपका अंजाम होता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या है, नोट दैट ऑर्बिटल्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जीज इवन फॉर डिफरेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर्स फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात यहाँ पर लिख दी एनसीईआरटी ने कि नोट कर लीजिए, ऑर्बिटल्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव द सेम एनर्जीज इवन फॉर डिफरेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम। बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में अगर n की वैल्यू अगर सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है तो फर्क नहीं पड़ता है, l की वैल्यू डिफरेंट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सेम ही होगी। तभी यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के केस में n की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज 2, बट L की वैल्यू डिफरेंस है, यहाँ L की वैल्यू 0 है, यहाँ L की वैल्यू 1 है, बट स्टिल इसकी एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने इस डायग्राम को इग्नोर किया या इसके थ्योरी को इग्नोर किया वो 200% क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो आप ये गलती नहीं करना, इस चीज को ध्यान रखना आपसे कि जितने भी एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जितने भी ऐसे डायग्राम्स है, सिर्फ एनर्जी लेवल नहीं, जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में आपके, चाहे आपकी बायोलॉजी में क्यों ना हो, उसके पीछे की जो नीचे की जो थ्योरी है उसको इग्नोर नहीं करनी है, डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना है, एक एक लेबलिंग को इग्नोर नहीं करना है। आपके इससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। यहाँ पर मैंने एक टेबल ले ली है फ्रॉम द चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टेबल के नीचे अगर आप देखो तो एक लाइन लिखी है 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज एंड रेड सॉलिड यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स। हम अक्सर ये छोटे छोटे लाइंस जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करना होता है। कई बार इस लाइन से भी क्वेश्चन फ्रेम होकर आते हैं, इनको हम बोलते हैं इन डेप्थ क्वेश्चन। जैसे एनसीईआरटी ने पूरे टेक्स्ट में इस 2,4 डीएनपी की जिक्र ज्यादा नहीं करी सिवाय एक छोटे से लाइन से, बट उन्होंने अपने एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन दिया। तो जो बच्चे अगर एग्जाम्पल करके नहीं जाओगे, उनको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपको लगेगा एनसीईआरटी ने तो इतना कुछ बताया नहीं था, हमें तो ये सब दे दिया। तो इसीलिए कई बार एनसीईआरटी जो चीजें अपने टेक्स्ट में मेंशन नहीं करता वो चीजें अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, इनटेक्स्ट के थ्रू हमें समझाना पढ़ाना चाहता है। तो हमें अपने एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने सीखा हो कि एनसीईआरटी को एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। बहुत मेहनत लगी है, तो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।